तो उससे पहले ये ब्लैक बॉडी करने से पहले हम जरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट और जो आपका हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हट गया है शायद मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिए, हाँ मैं जरा फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिर आपकी वॉइस भी मतलब क्लियरली नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए जरा, इस मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें जरा शेयर का प्रॉब्लम दे रहा है, शेयरिंग स्क्रीन का। मुझे शायद फिर से कनेक्ट करना होगा, एक मिनट। मैं फिर से जरा कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक। या ये हेलो। हाँ हेलो, एक सेकेंड। जरा मेरा स्क्रीन शेयर में होस्ट का परमिशन मांग रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई। हाँ वो एक सेकंड, मैं जरा लीव करके वापस आता हूँ। हाँ, एक बार आके देखें, होस्ट का एबिलिटी बता रहा है। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। या ओके। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम करते हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो आपका सिंपल जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि लैम्डा m इनटू टेम्परेचर इट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, ये सिंपल सा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है।
तो हमने कल बात किया था कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो हमने बताया था ब्लैक बॉडी कि आपका ब्लैक बॉडी जब कोई रेडिएशन इमिट करता है तो उसका जो प्लॉट है टेम्परेचर के साथ वो कुछ इस तरीके से आता है। कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था। ओके, तो जहाँ पे आपको पीक वैल्यू मिलता है हाँ इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव सम वेवलेंथ व्हिच वी कॉल्ड, ये लैम्डा है और आपका इस एक्सिस पे मैं एनर्जी को प्लॉट करता हूँ। तो ये जो एनर्जी है दैट इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसको हम डेंसिटी से बेटर है कि इसको एनर्जी डेंसिटी कहें। और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पीक वैल्यू हमको जहाँ पे मिल रही है, ये वाला पीक वैल्यू लैम्डा का, इसको हम बोलते हैं, सब वी कॉल दिस एज लैम्डा एम। यानी यहाँ पे क्या है, लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस लैम्डा मैक्सिमम को और इस टेम्परेचर को, यानी जिस टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, मान लो मैं इसको टी ले लेता हूँ, अभी हम इस पे और बात करेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पे। तो इसको सपोज आई टेक टेम्परेचर टी, सो दिस वेवलेंथ इनटू दिस टेम्परेचर विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, दैट इज इट्स 2.9 इंटू 10 की पावर -3, इट्स मीटर और वेवलेंथ एंड केल्विन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स है ना, इट्स वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको देगा, है ना। तो इस लॉ को से बेसिस, इस लॉ का फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो इस लॉ का जो आपको फायदा है वो ये फायदा है कि अगर आपको वेवलेंथ पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर। ओके, तो आपको पता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको मून का टेम्परेचर निकालना है, आप यहाँ पे बैठे हैं अर्थ पे एंड यू वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ मून, है ना। तो आपको पता है उसका जो आपको मिल क्या रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली फ्रॉम मून, रेडिएशन। तो उस रेडिएशन को अगर आप मेजर करेंगे तो आपको एक उसका प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको एक उस रेडिएशन का पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, अब आपको लैम्डा का अगर आइडिया मिल गया, यू गेट द लैम्डा। ठीक है, विच इज आई थिंक इट्स 14 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स बोलते हैं, यानी 14 इंटू 10 की पावर -6। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर। तो वो कुछ आपका जो टेम्परेचर है मून का, दैट इज इट्स 200 केल्विन, समथिंग लाइक दैट। ओके, so this is the great advantage of Wien's displacement law, is that you can find out the temperature of any surface which is from the earth, such as moon, such as earth, such as another planet which is very far from earth, such as stars. Okay, so you can directly find its temperature, you know, by studying its spectrum and particular wavelength where it is where the energy peak is maximum. The energy peak is maximum, so you can easily find out the temperature. So the statement of this Wien's law, Wien's displacement law का जो statement है वो जरा मैं एक बार लिख देता हूँ, ताकि अगर आपका एग्जाम में आए then you can write that statement and this formula, so your आपका ये हो जाएगा। So Wien displacement law says that the wavelength which is your lambda m, ठीक है, the wavelength corresponding which the energy corresponding which ठीक है, the energy emitted by a black body, the energy emitted by a black body the energy emitted by a black body is maximum okay, is inversely proportional to the proportional to the absolute temperature। ठीक है, तो
वो आपका हो गया, दैट इज यानी लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल टू, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, लैम्डा m इंटू टी इज योर एक कांस्टेंट, जिसको हम b से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 2.9 2.9 to 10 raised to -3 केल्विन। तो दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल हम जरा रुके करेंगे। अब इसके बाद इसी से ही एसोसिएटेड कि ये एनर्जी कट, ये तो टेम्परेचर हो गया, जो रिलेशन हो गया दैट्स रिलेशन बिटवीन, इट रिलेट्स, इसको रिलेट कर रहा है वेवलेंथ एंड टेम्परेचर को, ठीक है। इट्स अ रिलेशन बिटवीन किसके बीच है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, हाँ, एंड टेम्परेचर, ठीक है। बट एक बात देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो कर्व है दैट इज द कर्व। अब यहाँ पे देखिए तीन, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो है आपका ये एनर्जी का टर्म, दूसरा है आपका वेवलेंथ का टर्म, और तीसरा है आपका टेम्परेचर का टर्म। तो द रिलेशन बिटवीन दिस वेवलेंथ एंड टेम्परेचर कैसे आया? हाँ, टेम्परेचर आपने दिया। अब ये आप अगर इसको मिनिमम टेम्परेचर पे रखते हैं, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग ए टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि मिनिमम टेम्परेचर पे अगर आप रखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो बाकी इसके बाद आप टेम्परेचर वैरी करा सकते हैं, है ना। ये हम अभी स्पेक्ट्रम में देखेंगे, इसको और डिटेल में आप जान जाएंगे। अभी जो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसका हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे, तो वो और बेटर क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअल में ये तीनों लॉ, दोनों लॉ कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सी, अब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया या मिनिमम टेम्परेचर रख लिया, और उसके बाद आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये वेवलेंथ का जो इंक्रीज है वो आपको बताएगा कि पहले तो आपका एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज किया, हमने देखा था ना कि कल हमने वी हीटेड अवर ब्लैक बॉडी बाय गिविंग सम रेडिएशन। हम देखा था ना, कैविटी में हमने एक इंसिडेंट रेडिएशन किया था, और जब वो रेडिएशन हम बढ़ाते गए तो उसका एक क्या होगा, आपका एक उस टेम्परेचर पे पर्टिकुलरली आपको जो रेडिएशन मिलेगा उसमें क्या होगा, पहले तो उस रेडिएशन का एनर्जी बढ़ेगा ना, और पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये एनर्जी जो होगा दैट इज मैक्सिमम, और उसके बाद ये एनर्जी आपका क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली वेरी बिग क्वेश्चन कि ये एनर्जी डिक्रीज क्यों होता है वेवलेंथ के साथ, है ना। तो ये इस पे हम अभी आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी इज गिवन बाय वेन्स, एंड द रिलेशन बिटवीन दिस ई लैम्डा एंड टेम्परेचर बताया था, दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। So Stephen Boltzmann law gives a relation between the energy density and the temperature, ठीक है। तो अब हम जरा अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट्स वेरी स्मॉल, कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, या तो फिर हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। Yeah. So next part is your तो ये दो लोग थे, एक तो स्टीफेंस थे और दूसरे थे आपके बोल्ट्जमैन लॉ। आपको बताता हूँ मैं, बोल्ट्जमैन ने अपनी लाइफ में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दैट इज वो उन्होंने डिफाइन किया था, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो जिसके लिए बोल्ट्जमैन सबसे ज्यादा फेमस थे, दैट इज उन्होंने एंट्रोपी और माइक्रो स्टेट्स में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ हिज लाइफ। और यहीं से एक और फिजिक्स की ब्रांच स्टार्ट हो गई थी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वो स्टार्ट हुई थी बाय गिविंग दिस फार्मूला S इज इक्वल्स टू KLN ओमेगा बाय बोल्ट्जमैन। तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में थोड़ा, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा इसका पार्ट आएगा। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके लिए जो इन्होंने डिफाइन किया था, तो दिस इज कि पहले मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ, फिर इसका स्टेटमेंट बात करेंगे कि जो एनर्जी आपकी है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, है ना। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, और इसको अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं देन इट इज सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। वेयर सिग्मा इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका सिग्मा। जरा देखते हैं व्हाट इज योर एग्जैक्टली बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेट करता है कि द टोटल हीट एनर्जी the total heat energy emitted by a perfect black body by a perfect black body emitted by a perfect black body per second per unit area per unit area is directly proportional to तो कितना हो गया फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर fourth power of the absolute temperature of the surface. Temperature of the surface. ठीक है, so this is all about Stephen Boltzmann law. तो इसको हमने स्टेट कर दिया, E is directly proportional T की पावर 4 where E is your sigma, E is equals to sigma T की पावर 4 where sigma is your Stephen's Boltzmann constant. Boltzmann constant and इसका वैल्यू जो होता है आई थिंक ये 5.67 into 10 की पावर -8. ओके, so the constant value is your 5.67 into 10 की पावर your -8 जूल सेकेंड इनवर्स एंड मीटर की पावर -2 एरिया का ये हो गया और आल्सो टेम्परेचर इट इज केल्विन की पावर -4. ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी बोल्ट्जमैन की. अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपका मान लीजिए हम इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें इस एनर्जी के साथ, सो दैट विल गिव यू ए रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी. रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ये हो गया आपका H से डिनोट करते हैं, इट इज E इंटू कितना हो गया A. ठीक है, तो यानी वो आपका जो पर यूनिट एरिया हमने इसमें दिखाया ना, पर यूनिट एरिया, हम इसको एरिया से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज E इंटू A जो आपको देगा सिग्मा इंटू A इंटू T की पावर 4. ये हो गया हमारा, या इट इज ऑल अबाउट, है ना, ब्लैक बॉडी योर रेडिएशन, है ना. हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो लॉ हमने डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट इज अवर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया. नेक्स्ट पार्ट इज अवर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, क्योंकि ये पोर्शन आपका वो तो आपका न्यूमेरिकल पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीफेंस लॉ और ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बट ये कॉन्सेप्चुअल पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए इस कर्व को मैं जरा ड्रॉ कर लेता हूँ, इस कर्व को हम जरा समझेंगे. तो यहाँ से इस कर्व से आपका वो दोनों कॉन्सेप्ट भी और बेटर हो जाएंगे, वेन्स के और इसके. एक सेकेंड है, मैं जरा एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज ये कर्व इंपॉर्टेंट है. मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से बनाऊंगा.
या तो ये मान लीजिए मैंने एक्सिस बना दी, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे वो एनर्जी डेंसिटी, वेवलेंथ। वेवलेंथ। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है ना हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारा है वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारा एनर्जी यानी ई लैम्डा को हम डिफाइन करते हैं ई लैम्डा, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें, तो पहला कर्व मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज आई ड्रॉ ए कर्व एट ए सर्टेन, ओ हाँ हेलो। हाँ हेलो, हाँ योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज साइलेंट इट। ओके इट्स नाउ साइलेंट। हाँ तो हाँ पहला मेरा इसमें, फोन। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आप टेम्परेचर आपने एक सर्टेन वैल्यू पे फिक्स किया, मान लीजिए टेम्परेचर आपने कुछ वैल्यू फिक्स किया, तो आपको जो पहला कर्व इसमें मिलेगा दैट इज समथिंग लाइक दिस थिंग, जैसे कि अभी हमने देखा था, या ठीक है। इट इज ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको ये कर्व मिलेगा, है ना। सपोज आई टेक टेम्परेचर, मैं मान लो टेम्परेचर ले लेता हूँ ये, सपोज आई टुक दिस टेम्परेचर एट 998 केल्विन, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक पीक वैल्यू भी मिलेगा। ये कौन सा वैल्यू हो गया, ये हमारा हो गया पीक वैल्यू, जहां पे आपकी वेवलेंथ, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो पीक मिलेगा, जो गेट ए पीक वैल्यू ना, एनर्जी का पीक वैल्यू आपको यहाँ पे मिला। तो पहले तो आपका एनर्जी यहाँ से इस पोर्शन में यहाँ तक बढ़ता गया, और फिर उस पीक के बाद क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। अब इसी के बाद हम अगला ग्राफ देखते हैं इसी में, कि नेक्स्ट पार्ट इज अवर ग्राफ का, कि अब मैंने क्या किया, अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। सो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देन वी गेट अनदर पीक समवेयर हियर। ये कुछ हमको अगला प्लॉट मिलेगा नेक्स्ट टेम्परेचर पे, है ना। सपोज दिस टाइम आई फिक्स टेम्परेचर एट 1025 केल्विन या 1000 केल्विन ऑलमोस्ट ले लीजिए आप। तो इस केस में आपको जो पीक वैल्यू मिलेगी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, कि आपका जो इस बार जो पीक वैल्यू था दैट शिफ्ट टुवर्ड्स, किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में ये पीक आपका शिफ्ट हो गया। ओके ये पॉइंट क्लियर है ना, है ना। तो ये आपका कहाँ से शिफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट, है ना, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगला एक और कर्व ड्रॉ करते हैं अगर हम, ये सपोज आई ड्रॉ दिस थिंग लाइक, ये इधर ऐसे गया, ठीक है। अगले टेम्परेचर पे आई सपोज आई ड्रॉ दिस कर्व, तो आप देखेंगे ये पीक वैल्यू जो था आपका, इट अगेन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ये थोड़ा पीक मुझे इधर बना दीजिए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक मिनट, ये कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपका ये। तो इसके लिए आपका लैम्डा मैक्सिमम, फर्स्ट कर्व के लिए लैम्डा मैक्सिमम को यहाँ पे मिलेगा, सेकंड कर्व के लिए लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, और थर्ड कर्व के लिए लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा। थ्री आपके ये लैम्डा मिलेगा। और दिस टाइम आई सपोज पुट द टेम्परेचर एज 1259 केल्विन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, है ना, फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर आपको क्या मिल रहा है, आपका शिफ्ट क्या हो रहा है वेवलेंथ का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो पीक वैल्यू है, जहां पे एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा, दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका लैम्डा की स्मॉलर वैल्यूज के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है जितना आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज किया और जितना वेवलेंथ कम हो गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी लैम्डा एम, जिसपे आपका वेवलेंथ आपका क्या है, मैक्सिमम है, और जैसे आप टेम्परेचर को वेरी करेंगे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है होगा दैट से कांस्टेंट। भी क्लियर हो ना, स्टीफेंस लॉ का फंडामेंटल, है ना, स्टीफेंस लॉ का फंडामेंटल। तो इसमें हम कुछ जरा इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं, अगर आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से प्रॉब्लम आता है तो आप उसको डिफाइन कर सके, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं जरा यहीं पे लिख देता हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्लॉट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्लॉट। एक एक पॉइंट से हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस, ये
कि at each temperature at each temperature a black body emits at each temperature a black body emits continuous heat radiation spectrum. Continuous heat radiation spectrum. Heat radiation spectrum. Okay. And the energy is not distributed. The energy is not distributed. The energy is not distributed equally amongst all wavelength. Amongst all wavelengths. All wavelength. ये amongst का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ई नहीं है यहाँ पे, AMONGST, ऑल वेवलेंथ. ठीक है. तो ये ऑब्वियसली मैंने भी आपको क्लियर भी किया, एट ईच टेम्परेचर, हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉन्टिन्यूस, यानी ये कॉन्टिन्यूस के साथ आपका ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ना. वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट द एनर्जी का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कांस्टेंट है ना. एंड द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का है वो आपका टेम्परेचर अगर आप वेरी कराते हैं या ऑल वेवलेंथ के साथ अगर आप देखें, ऑल वेवलेंथ के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वली. टेम्परेचर के साथ तो इसका वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका वेवलेंथ के साथ है दैट इज वेरिंग. कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी वेरी डिक्रीज कर रहा है. स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा है और लेटर आफ्टर इट डिक्रीजिंग. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में. एंड द सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड कि as wavelength increases, as wavelength increases, जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ, the energy emitted increases. The energy emitted increases. Emitted increases. ठीक है. The energy emitted increases with the increase in temperature. ठीक है. ठीक है. The energy emitted increases है ना. The energy emitted increases and in temperature and reaches a maximum value. And reaches, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी है. Emitted increases, ये वाला पॉइंट ये मैं इससे मिटाता हूँ, इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे. ये या energy emitted increases and reaches a maximum and reaches a maximum for a particular wavelength. For a particular wavelength. Okay. ये बात हो गई. ये सेकंड पॉइंट हो गया. तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे आपका ये रीच कर रहा है ना, तो ये बात हो गई कि ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि जहाँ पे आपका पहले तो ये बढ़ रहा है और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये क्या हो जा रहा है, इट फिक्स पीक वैल्यू जो हम. थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है कि द वेवलेंथ ऑफ ए मैक्सिमम इमिशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ है ना, या जो आप बोलेंगे द मैक्सिमम the wavelength ठीक है, for maximum emission, for
maximum emission shift, maximum emission shifts towards the shift towards left बोल दें या बोल दें मिनिमम वेवलेंथ, towards left है ना, या लिख दें ब्रैकेट में towards lower wavelength length as increase in temperature, तो यही आपका तो वेन्स लॉ बताता है कि जो मैक्सिमम जो है आपका दैट इज लैम्डा m इनटू t इज योर ए कांस्टेंट। दिस इज अगेन वेन्स लॉ आपका इसी से कवर हो जाता है इसके स्पेक्ट्रम से ना। अब फाइनल पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को एक्सप्लेन करता है, वो जरा हम देख लेते हैं। द फोर्थ पॉइंट है ना, ये मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं ताकि हमारा इसी में कवर हो जाए। या द फोर्थ पॉइंट इज योर कि भाई आपका जो एरिया अंडर द कर्व, देखिए हर एक प्लॉट के अंडर में एक एरिया है, यानी ये वाला प्लॉट अगर मैं ले लूं तो इसके अंडर में एक एरिया आपको मिलेगा, ये एरिया कुछ ये वाला होगा, ये वाला एरिया होगा फर्स्ट कर्व जी, सेकंड कर्व के अंडर का ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा 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 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली बताएगा कि कितना आपका ये कंप्लीट जो है जो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। द फोर्थ पॉइंट इज योर द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व, area under the curve represents the total energy, represent the total energy, ठीक है, emitted by a black body, मैं इसको BB लिख देता हूँ, BB black body, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ है ना, या इसको रहने देते हैं, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या लिखा है? मैंने लिखा था एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरा कर देता हूँ मैं स्टेटमेंट तो बेटर रहेगा शॉर्ट की बजाय, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। सो दिस इज द whole explanation of this black body है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लैक बॉडी का। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, 4 पॉइंट का जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको, और इन 4 पॉइंट को एक सिस्टमैटिक वे में आपको डिफाइन कर दिया, और ये कर, तो अगर इतना आप इसको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं देन दिस विल बी द मोर देन सफिशिएंट, है ना। 4 पॉइंट क्लियर है ना आपका, मतलब कि कैसे हो रहा है ये जरूरी है ना, कि कैसे आपका ये जैसे से आप पीक वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट होता चला जा रहा है ना, यानी हर एक पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा उसके लिए आपको एक लोअर वेवलेंथ का इमिशन मिलेगा। तो ऐसा होता कैसे, तो जैसे आप ब्लैक बॉडी को रेडिएशन या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा वो दैट इज सम बहुत ही लेस रेडिश रहेगा, फिर जब आप और बढ़ाएंगे देन इट्स आपका ये जो इसका जो वेवलेंथ होगा दैट इज लाइक मोर रेडिश, एंड देन फाइनली और टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन इट्स जो वेवलेंथ आपको मिलेगी दैट्स व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। आप वैसे भी देख सकते हैं जब भी आप किसी को सब्सटेंस को आप हीट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। हाँ, है ना। तो जहाँ पे आपका कम रेडिश आ रहा है इसका मतलब क्या है, इट हैज स्मॉल लो हीट, और ज्यादा रेडिश हो रहा है देन इट इज मोर, और बहुत ज्यादा जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको फिर ये जो मिलेगा
ये जो हीट मिलेगा यहाँ पे, जो आपका एनर्जी होगा दैट इज वाइटिश एंड इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, है ना। और उसके लिए जो आपको मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा दैट इज लो वेवलेंथ। ओके, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है दैट डिस्क्राइब द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और जिसका फोर्थ पॉइंट है दैट डिफाइंस द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जरा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बाद व्हाट इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके बाद फाइनल हमारा एक पॉइंट टॉपिक रह जाएगा दैट वी कॉल्ड न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। वो उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा, है ना। फिर थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ये फिर मैं अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। वी आर गोइंग टू डिस्कस ए नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके बारे में आपने पहले से थोड़ा तो पढ़ा होगा, तो मतलब कुछ बताएं अगर आप जानते हैं मुझे इसके बारे में। हाँ, थोड़ा बताएं। हाँ, कि वो CO2, मीथेन और ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो इज इट गुड फॉर अस और नॉट? मतलब हाँ, मतलब इट इज नेसेसरी, बट अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले एक मान लीजिए ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये सपोज लाइक आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, और इसके ऊपर आपको पता है देयर इज सम एटमॉस्फेयर। ये मैं इसके लिए एटमॉस्फेयर का ड्रॉ कर देता हूँ एक रीजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है ये जो अर्थ की सरफेस और इस एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत सारा क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ गैसेस, समथिंग लाइक CO2, है ना, और आपका मीथेन, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है आपका, ये एटमॉस्फेयर का जो आपका है ये पॉइंट, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका कैसे रिलेट करता है आपका अर्थ के टेम्परेचर के साथ, इसको जरा हम समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब आपको दिन में आपका क्या होता है, यू गेट सम रेडिएशन फ्रॉम सन। ये आपको यहाँ पे रेडिएशन आपका सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको एब्जॉर्ब करता है। तो आपका ये जो एटमॉस्फेयर है दैट एक्चुअली ये बहुत सारा हायर फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। हायर फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक। केवल लो फ्रीक्वेंसीज की जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, है ना, समथिंग लाइक अल्ट्रावायलेट एंड गामा रे, इनको सबको ये बाहर निकाल देगा। केवल और केवल आपकी जो इंसाइट करेंगे वो विजुअल रीजन की ज्यादा रहेंगी, और हल्का थोड़ा सा आपका इंफ्रारेड का, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट कर देंगी ना, बर्न कर देंगी अपने अर्थ को। तो ये एटमॉस्फेयर हमें बचाता है ना, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है दैट एक्चुअली हमें ये क्या करता है, ये प्रिजर्व हमें बचाता है। तो क्या होगा कि दिन में तो आपका ये अर्थ जो है दैट गेट्स हीटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सन। बट एट नाइट व्हाट हैपन एट नाइट, तो इन द नाइट क्या होगा कि इन नाइट में क्या होगा, इन जो आपका ये टेम्परेचर आपका क्या होगा, टेम्परेचर नाइट में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हाइट में डिक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे आपका डिक्रीज करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि अब अर्थ जो है दैट इमिट्स रेडिएशन। अभी ठंडा होगा तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, है ना। यानी अर्थ का जो आपका सरफेस है, यानी जो आपका ये हिट करेगा, जो वाला आपका स्पेक्ट्रम यहाँ पे हिट करेगा, वो इसका टेम्परेचर दिन में राइज करेगा, है ना। एंड नाइट में यहीं से आपका ये अर्थ आल्सो रेडिएट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो नाइट में जो आपका ये होगा, ये जो आपका वापस से हीट का जो आपका रेडिएशन होगा दैट्स एक्चुअली इन इंफ्रारेड रीजन। ये वाला जो रीजन होगा दैट्स योर इंफ्रारेड, आपकी वेव को ये रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन बोल दे या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोले या इंफ्रारेड ईएम वेव बोल दे, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो आपका इंफ्रारेड का एमिशन होगा ये क्या होगा, ये आपका ये वापस अर्थ की सरफेस का जो ये वाला रीजन है इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाएगा, ये वापस से क्या होगा, अर्थ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, ये वापस फिर से रिफ्लेक्ट होगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है,
अर्थ की सरफेस और क्लाउड्स भी इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, अगर इससे वापस से आपका अर्थ पे रिफ्लेक्शन आ गया, अब अर्थ इसको फिर से ऑब्जर्व करेगी अर्थ की सरफेस और फिर से कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देगी, फिर से कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये प्रोसेस आपका जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है रेडिएशन का, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये आपका अर्थ कंप्लीटली एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी की तरह वर्क किया कि नहीं? ऑल द तो ये जो आपका वर्क हो गया, दैट इज इट बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। तो इसका फायदा ये होता है कि नाइट में जब हमारा जो अर्थ में जो सफिशिएंट टेम्परेचर रहता है टू फॉर यहाँ पे लाइफ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो टेम्परेचर आपका क्या होगा, वो उतना नहीं कम होगा, है ना, कि जितना आपका अगर ये इफेक्ट ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट -11 या 15 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर आपका एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इतना हो जाएगा अगर ये इफेक्ट ना हो तो, ठीक है। बट इतने कम, अगर एवरेज टेम्परेचर इतना हो जाए देन इट्स वेरी हार्ड, है ना, फॉर सर्वाइवल इतना टेम्परेचर कम में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली हमको हीट प्रोवाइड कराता है जब आपका देयर इज नो रेडिएशन फ्रॉम सन। तो अर्थ का अपना रेडिएशन है जो आपका ये ठंडे होने पे जो ये रेडिएट करेगा, वो आपके क्लाउड्स के और अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक अपना अर्थ का सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, है ना। तो दिस इफेक्ट वी कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट वी कॉल्ड, है ना। तो इसको एक लाइन में बोल दें तो दिस इज द फिनोमिना व्हिच कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट। अगर एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करूं तो दिस इज द फिनोमिना, ठीक है, which keeps the earth surface, which keeps the earth surface, ठीक है, which keeps the earth surface warm at night, warm at night. So this effect we define as greenhouse effect, ठीक है। तो इस पे अगर आपका एक नोट आता है तो आप लिख लेंगे इसको, समझ गए ना, मतलब इसको क्लियरली। अगर इस पे आपका कोई कॉन्सेप्चुअल, अगर इस पे एक नोट जैसा आएगा, इस पे ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आता, इट्स लाइक 2 मार्क्स में आपका आएगा कि डिफाइन द ग्रीन हाउस इफेक्ट सो यू कैन इजीली डिस्क्राइब, ठीक है ना, इज इट क्लियर? हाँ, यस। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी सारा हमने देख लिया। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस टुडे इज योर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में जानेंगे, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जानने से पहले जरा हम कैलोरीमीटर को जरा सा समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि उसका प्रिंसिपल है। तो वो एक्चुअली इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक, है ना, कैलोरीमीटर। तो मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, है ना। उसमें इतना, एक मिनट रुकिए, या दिस इज नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक्चुअली ये आपका एक इट्स अ डिवाइस, एक मिनट रुक जाए जरा, मैं एक इमेज कॉपी कर लूंगा तो उससे मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है मेरे लिए समझाना आपको। या ये थोड़ा सा मैंने बुक से अलग से निकाल लिया है। ये आपको क्लियरली विजिबल है? हाँ, या दैट्स ग्रेट। ये मुझे लगा इसमें समझाना ज्यादा बेटर है क्योंकि मैं इतना कैसे लिखूंगा है ना। तो मैं इसको इस पे आपको बोर्ड से ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैलोरीमीटर जो आपका है, ये इसका जो एक लाइन में अगर आप स्टेटमेंट दें तो इट इज ए डिवाइस used for measurement of your measuring the quantity of heat, measuring the quantity of heat,
ये सिंपल सा इसका एक लाइन में जो डेफिनेशन है, एक लाइन का स्टेटमेंट है वो इतना ही है, इट इज डिवाइड यूज फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ कॉपर प्रोवाइडेड विद ए स्टीरियर। तो देखिए इसमें ये होता क्या है कि ये एक आपका एक स्टीरियर होता है ना, कॉपर वायर का। तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें जब हम कोई कंटेंट मिक्स करेंगे दो आपको मटेरियल को, मान लीजिए आपने आइस डाल दिया और इसमें वाटर का दे दिया, तो आप स्टीरियर से बार बार इसको शेक करते रहते हैं ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो ऐसा ना हो कि सरफेस वाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, है ना। तो इसको आपको बार बार चेक करना पड़ता है स्टीरियर को, इसलिए, है ना। तो स्टीरियर आपको बताएगा कि इट विल गिव यू द टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, नहीं अब टेम्परेचर इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसमें एक बल्ब भी रहता है, देयर इज आल्सो ए बल्ब। यहाँ पे बल्ब से हम क्या करते हैं, अगर आपको इसमें टेम्परेचर बढ़ाना है इसमें सब्सटेंस का, और आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इसमें यही आइडिया है कि आपने मान लीजिए बल्ब से आप कहते हैं हीट कहाँ से देंगे इसमें, तो हीट के लिए हम इसमें ऊपर एक बल्ब भी लगाते हैं। तो व्हेन वी ऑन दिस बल्ब, तो आपने मान लीजिए वाटर डाल दिया, वाटर का कूलिंग आप देखना चाहते हैं कि वाटर कैसे कूल करेगा, तो आपने कुछ अमाउंट वाटर इसमें पुट कर दिया, और उस वाटर को पुट करने के बाद आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया बल्ब से, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फिर मान लीजिए आप वाटर का टेम्परेचर ले गए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर ले गए, फिर आपने बल्ब को बंद कर दिया एंड स्टीरियर से आप इसको शेक करते गए, और आपने थर्मोमीटर से देखते गए कि अब टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे उस टेम्परेचर का डिक्रीज का, तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, देन एक्चुअली इट्स वेरी कॉमन फॉर ऑल द सब्सटेंस। तो आप देखेंगे पहले तो टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज करेगा, पहले टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज करेगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर का जो कांस्टेंट वैल्यू जो है दैट इज स्लो वेरिएशन आएगा। तो ये टाइम और टेम्परेचर के बीच का अगर हम प्लॉट देखें, तो अगर आप हर 2 मिनट पे अगर आप एक वैल्यू फिक्स करें, यानी हर 2 मिनट पे आपको पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दूसरा पॉइंट समवेयर यहाँ पे मिलेगा, तीसरा पॉइंट समवेयर यहाँ पे मिलेगा, टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ा हर 2 मिनट पे आपने एक पीरियड लगा दिया, और आप उसमें देखेंगे टेम्परेचर कैसे ये डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी यही होता है, वो भी आपका बताता है कि कैसे टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा ना। तो कैलोरीमीटर का बेसिकली हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को का एक्सपेरिमेंट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इसमें हम इसका यूज कैसे करते हैं कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट पॉइंट कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि ये एग्जाम में इसका फॉर्मेशन या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, तो इसमें कैसे ये प्रिवेंट करता है। तो देखिए इसको क्या होता है, इस पूरे जो ये आपका ये जो विसल है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको एक जैकेट में डाल देते हैं, वुडन जैकेट में, ठीक है। और उसके अंदर भी एक ग्लास वूल होता है, ये समथिंग लाइक ये ग्लास का वूल रहेगा, और ये वाला जो आउटर है दैट इज वुडन जैकेट। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज वुडन जैकेट। और इसको भी हम पॉलिश कर देते हैं कुछ मटेरियल से ताकि आपका हीट लॉस ना हो, ठीक है। यानी आपका जो टेम्परेचर जो गिर रहा है उसमें आपका ये जो इधर से है देयर इज नो आपका हीट लॉस ना हो, इधर से आपका हीट का लॉस। ओके, सो ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है ना। ये जैसे कि लिखा हुआ है, द लॉस ऑफ द हीट ड्यू टू रेडिएशन is further reduced by polishing the outer surface of the calorimeter and the inner surface of the jacket. Okay. And next point जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो इसका प्रिंसिपल है that is heat gained by cold bodies is equal to heat lost by hot bodies. This is the principle of calorimeter. Okay. So when bodies at different temperature are mixed together in the calorimeter, heat is exchanged between the bodies as well as with the calorimeter, ठीक है। तो अगर आप इसमें वही मिक्स करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर के कंपोनेंट्स को, then you can find that heat gained by cold bodies is equal to heat lost by hot bodies. This is simple principle. और मैंने ये भी बता दिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए आप इसको कैसे इसका यूज करेंगे, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए इस कैलोरीमीटर को कैसे यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलोरीमीटर, है ना। तो आई थिंक मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्राफ से समझा दिया जाए, इससे ही ना ना इसका थ्योरी में लिखने में। तो इसमें से कुछ पॉइंट आप चाहें तो लिख लें।
है ना। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, इसका डायग्राम भी जरूर बना लें। और इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट। एक तो ये पॉइंट आप इसका लिख लें, और इसका फिर बाकी डायग्राम में आप एक्सप्लेन कर दें कि इसके डायग्राम में क्या होता है। और ये लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला, ये पूरा आपको लिखना होगा, ये वाला पॉइंट, इवन ये वाला, ये पूरा आप इसको लिख लें, ये वाला पूरा पॉइंट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक, ये पूरा ठीक है। और ये डायग्राम इतना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो इतना आप इसमें से लिख लें, आप इसका फोटो ले लें, व्हाटएवर हाउ यू वांट्स टू प्रिजर्व दिस डाटा। हाँ 1 मिनट, ताकि अब हम नेक्स्ट, हाँ 1 मिनट में आपको मैं वेट कर रहा हूँ। फिर हम अगला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करेंगे, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो हमारा फिर ये चैप्टर हो जाएगा। एक दिन हम इसमें न्यूमेरिकल के लिए भी देंगे, ताकि हम इस टॉपिक पे जितने न्यूमेरिकल है, विन्स लॉ पे और स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग पे, और ये नेक्स्ट है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 3 पॉइंट पे एक न्यूमेरिकल 2 हो जाएंगे, तो है ना। बट थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरी वाला पोर्शन आज मैं कवर कर लूंगा इस चैप्टर का। हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, तो लास्ट टॉपिक है हमारा। या इट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। या इसको जरा हम देखेंगे। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताएगा कि आपका जो आपका, अभी आपने देखा कि टेम्परेचर क्या होगा जब आपने कोई सब्सटेंस को, मान लीजिए 1 कप चाय को आपने टेबल पर रख दिया, देन इट स्टार्ट कूलिंग। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो आपका है, ये हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग, है ना। तो ये हीट लॉस जो है, यानी हीट लॉस अगर आप बात करें, जो बॉडी को कूल होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, इट लॉस सम एनर्जी। जो आपका हीट का जो लॉस होगा, है ना, इट्स इक्वल टू हीट लॉस, है ना, इज एक्चुअली, ये कितना हो गया, जो कि हो गया माइनस का dq ओवर dt, है ना। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हीट लॉस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। मान लीजिए आपका टेम्परेचर इनिशियली, जो आपने जो एक ग्लास गर्म वाटर आपने टेबल पे रखा, उसका इनिशियली टेम्परेचर सपोज T2 and it reduced to T1, so the heat loss is directly proportional to this temperature. This is the basic phenomena of your Newton's law of cooling. Obvious सी बात है, when you remove this, मतलब ये dq by dt is directly proportional to change in temperature, ठीक है। This is, तो जब ये हटाएंगे आप, when you remove this proportionality, then you get a constant which is k T2 minus T1. That's it, ठीक है। So this is the actually equation number 1. This is the equation number 1, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, सपोज इट इज एट टेम्परेचर कितना हो गया, T2 पे। T2 पे मान लीजिए आपका इतना स्पेसिफिक हीट जो है वो आपका है S अमाउंट का। सो फॉर दिस द हीट जो आपका होगा, चेंज इन हीट इज इक्वल टू ms, जो कि मास आप सब्सटेंस ले रहे हैं, व्हाटएवर जो भी लेंगे, ms इनटू
चेंज स्मॉल डेल्टा टी, या dt ले लेता हूँ मैं, स्मॉल चेंज इन डेल्टा टी, एक मिनट रुक जाए, या इट्स ए स्मॉल चेंज इन योर टेम्परेचर T2। हम T2 अमाउंट पे टेम्परेचर पे हमें मेजर कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक हीट है आपका ms ये क्या मतलब? DT2, डी, ठीक है। सो ये हो गया आपका, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे आपका जो स्पेसिफिक हीट है विच कैन बी डिफाइंड इन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, सो अगर इस इक्वेशन का हम रेट निकालना चाहें, व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अगर हम इसका रेट निकालना चाहें, या अब इसको आप मैथमेटिक्स के वे में देखें तो आप इसको dt से डिवाइड कर दें। ये हम कर सकते हैं इजीली, मैथमेटिक्स के थ्रू तो इजीली कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस है। तो ये आपको एक्चुअली देगा, दिस विल गिव यू द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना, ये भी आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बता रहा है, ये इक्वेशन भी बताएगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन को हम दे देते हैं नंबर 2, एंड वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी dq by dt है, यहाँ पे भी क्या है, dq by dt by dt। ओके, हाँ, इनको हम बैलेंस करने के लिए इनको इक्वेट कर देते हैं। तो व्हेन वी इक्वेट दिस इक्वेशन, सो वी कैन हैव माइनस का k T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ms dt2 अपॉन dt, सिंपल, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, ये इक्वेशन हमारा फाइनल मिल गया। अब यहाँ से हम जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम इसको जरा, इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़ेंगे, आप एक्चुअल में 11th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसको मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद इंटीग्रेशन एंड आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई विल ट्राई एज मच इजी एज पॉसिबल। तो देखते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस T2 माइनस T1 को मैं इस डायरेक्शन में यहाँ नीचे ले आऊंगा, और dt को मैं उस डायरेक्शन में, उस साइड में ले जाता हूँ इक्वेशन का। तो ये हमको मिल गया ms dt2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, इक्वल टू माइनस का k इंटू dt, दैट सिंपल, ठीक है। तो इसको जरा हम वापस से देते हैं, ये माइनस के dt। अब नाउ इस ms को भी मैं इधर से हटा के यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो dt2 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस का k अपॉन ms इंटू dt, दैट्स इट। मैंने बहुत कुछ नहीं किया अभी, बहुत सिंपल सिंपल सिर्फ इक्वेशंस को मैंने अरेंज किया है इधर उधर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप पे वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखिए, जैसे बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पहले तो ये इंटीग्रेशन आ गया इस साइड में, या इंटीग्रल ओवर dt2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस का k अपॉन ms इंटू इंटीग्रल ओवर dt। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, वो यूज करने वाला हूँ इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन x इंटू dx। ये क्या होता है? तो ये अभी आप अभी तक के लिए इतना ही समझ लें कि 1 अपॉन x dx मतलब log ये x होता है। log x, अब तो बहुत इजी, अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं देन इट्स वेरी इजी, तब तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये हो गया हमारा, इसको अगर आप जानते हैं तब तो फिर इट्स आपका, अब आपको कोई ट्रबल नहीं होगा, है ना। मुझे इसी बात का टेंशन था कि हाँ उसका वो फॉर्मूला है ना। सुनाओ इसी तरह dt2, हाँ, तो ये अगर आप, तो इसी इक्वेशन को हमको यहाँ पे लगाना है, नहीं 1 अपॉन T2 माइनस T1 का इंटीग्रेशन dt2 में होगा, तो ये आपको देगा लॉगरिथमिक ऑफ क्या देगा ये आपको, इट विल गिव यू log T2 log ऑफ T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपको देगा log ऑफ T2 माइनस T1, और ये देगा इधर से माइनस का k अपॉन ms इंटू t, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, ठीक है।
प्लस एक कांस्टेंट भी आता है, चलो अभी कांस्टेंट को रहने देते हैं या लिख लेते हैं, सपोज आई राउट ए कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, देन यू विल गेट ए सम कांस्टेंट वेयर सी इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो इन अवर नेक्स्ट स्टेप अब हम थोड़ा इसी को आगे और सॉल्व करते हैं। लॉगरिथमिक आपको पता चल गया। सो अगर हम एक इक्वेशन के एक साइड से लॉग हटाते हैं तो इक्वेशन की दूसरी साइड कौन सा फंक्शन आ जाएगा? अगर एक साइड अगर आप मतलब e, अगर आप एक साइड मतलब e का वो आ जाएगा exponential, that's correct. So when you apply when you remove logarithmic function, so आपको क्या हो जाएगा, that is t2 minus t1 is equals to exponential of minus का k upon ms into t plus c, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस k अपॉन ms into t into e की पावर c, इसको लिख सकते हैं ऐसे। e की पावर, ये पूरा टर्म था ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया अलग अलग। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, e की पावर a प्लस b इक्वल्स टू e की पावर a into e की पावर b, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो फिर हम और इसको अगले स्टेप में समझ सकते हैं। तो जिस तरह c इज ए कांस्टेंट, देन एक्सपोनेंशियल ऑफ ए कांस्टेंट इज अगेन ए नंबर, ये भी एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। If c is a constant, then exponential of a constant is again a constant. So we can write this constant as capital C. So t2 minus t1, your capital C, e की power minus k upon ms into t. So this is actually basically our Newton's law of cooling define करता है कि this temperature का जो difference है, that is exponential of basically time का function, and ये दोनों तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है आपको और एम भी कांस्टेंट है, इट्स मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड एस भी स्पेसिफिक हीट जो है दैट्स अगेन योर कांस्टेंट। तो तीनों टर्म कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम के साथ कैसे डिपेंड करता है, इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल बोलने ज्यादा बेटर होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं, ठीक है। तो अगर लॉगरिथमिक, ये हमने देखा भी था, ऑब्वियसली आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिक्रीज आपका, ये कुछ ग्राफ अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो कैसा था? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका प्लॉट कैसा आया था? कुछ इस तरीके से आया था ना, एक्सपोनेंशियल, है ना। है ना। और अगर आप इसको लॉगरिथमिक के साथ प्लॉट करते हैं, हमारी जो लॉगरिथमिक वाली इक्वेशन है उसके साथ अगर आप प्लॉट करते हैं तो वो कैसा होगा? जो लॉग का इक्वेशन है वो कैसा है? लॉग का इक्वेशन ये वाला आया था ना, अगर हम लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं लगाते हैं, लॉग ऑफ t2 माइनस t1 क्या हो गया? इट्स योर माइनस का kt प्लस c। तो ध्यान से देखें, ये आपका क्या है? kt। ये देखें क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म कुछ बन रहा है। हाँ, ये वाला, ये भी इक्वेशन है, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ही लॉ स्टेटमेंट है इसके। तो इस लॉगरिथमिक को अगर आप ड्रॉ करें t के साथ, तो आपको क्या मिलना चाहिए? ln log ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा स्ट्रेट होगा? लाइन मिलना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये पॉइंट है। स्लोप इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली, डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, बिकॉज क्योंकि आपका ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव kt। ये आपका टाइम के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ये टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस। ये उसमें वो इक्वेशन ऑफ द लाइन जैसा वो आ जाएगा। Exactly. It's a equation of a line, equation of line which has slope -1, negative k, sorry. So this is all about your Newton's law of cooling, है ना। तो आज फिर हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, एंड वी गो टू अवर